नमस्ते, ज्ञान वैविध्य चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने कुछ पत्रों के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे के पत्रों के बारे में पढ़ते हैं। प्रशासनिक पत्र, जिन्हें सरकारी पत्र भी कहा जाता है, उनका अध्ययन करते हैं। वो किस प्रकार लिखे जाते हैं, उनका क्या प्रारूप होता है, कहाँ से लिखे जाते हैं, किस प्रकार से लिखे जाते हैं और किन किन को ये भेजे जाते हैं, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए तो बढ़ो। पहले आती है निविदा। निविदा सूचना जो आपने पढ़ा होगा, अखबार में भी कई बार निविदा सूचनाएं हैं वो पढ़ी होगी। तो ये निविदा सूचनाएं हैं वो कहाँ से और किसे भेजी जाती है? सरकारी और गैर सरकारी जो प्रतिष्ठान होते हैं उनके द्वारा अपने किसी निर्माण कार्य, भाई सरकारी है, सरकारी विभाग है, या गैर सरकारी जो प्रतिष्ठान है उनके द्वारा अपने जो क्षेत्र में है या किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने के लिए या किसी सामान की आपूर्ति करवाने के लिए उक्त कार्यों को कर सकने वाले, यानी इन कार्यों को, जिस सामान की आपूर्ति करवानी है या कोई निर्माण कार्य करवाने हैं, इस कार्य को करने वाले जो संबंधित व्यक्ति होते हैं या संबंधित जो फर्म होते हैं, कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचनार्थ समाचार पत्रों में उन व्यक्तियों को सूचना देने के लिए समाचार पत्र आदि में प्रस्तावों को आमंत्रित किया जाता है। प्रस्तावों को आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? निविदा कहते हैं। देखिए, समझिए कि निविदा होती क्या है, किसे कहते हैं निविदा? कि सरकारी या गैर सरकारी जो प्रतिष्ठान होते हैं वो अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में किसी सामान की आपूर्ति करवाने के लिए इससे संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उनको सूचना है वो दी जाती है। सामूहिक रूप से सूचना है वो दी जाती है, एक साथ है वो सभी को सूचना हो जाती है और उनके जो प्रस्ताव है वो समाचार पत्रों में आमंत्रित किए जाते हैं कि इससे संबंधित व्यक्ति है वो आकर अपना ब्यौरा है वो दे सके। इसे ही क्या कहते हैं? निविदा कहते हैं। अब इसका देखिए प्रारूप क्या होता है। जैसे मान लो एक कार्यालय है, प्रधानाचार्य महावीर दिगंबर जैन विश्वविद्यालय है कोई, तो वहाँ उच्च माध्यमिक विद्यालय उसकी सी स्कीम जयपुर की ओर से विद्यालय की वार्षिक पत्रिका है। अब विद्यालय से कोई वार्षिक पत्रिका निकलती है, उसका मुद्रण कार्य करवाना है हमें कि प्रधानाचार्य श्री महावीर दिगंबर जैन उच्च या कोई भी विद्यालय है या कोई सरकारी विद्यालय है या कोई गैर सरकारी विद्यालय है, उनकी जो वार्षिक पत्रिका निकलती है, वार्षिक पत्रिका से मतलब एक साल में निकलने वाली पत्रिका जिसमें उनमें पूरे साल का ब्यौरा है वो लिखा हुआ होता है, तो उस पत्रिका, उसका नाम है प्रतिभा या कोई और नाम भी हो सकता है, तो उसका मुद्रण कार्य है वो उन्हें करवाना है। तो इसके लिए वो निविदा आमंत्रित करते हैं कि उसका एक प्रारूप तैयार कीजिए कि उस मुद्रण हेतु निविदा आमंत्रण के लिए एक प्रारूप। तो ये है वो किस प्रकार से निविदा है वो लिखी जाएगी वो देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो आता है, यहाँ लिखते हैं कि संबंधित जो प्रतिष्ठान है या संबंधित विभाग है जो अपने यहाँ निविदा को प्रस्तुत कर रहा है उसका नाम लिखा जाता है। जैसे लिखा कार्यालय, अब प्रधानाचार्य जी के कार्यालय से ये सूचना है वो निकल रही है तो कार्यालय, फिर हमने कहाँ से लिखा था? श्री महावीर दिगंबर जैन, तो यहाँ लिखेंगे श्री, या जो भी विद्यालय के द्वारा है, किसी भी विद्यालय के द्वारा निकल रही है तो उस विद्यालय का नाम लिखा जाता है श्री महावीर दिगंबर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय। उच्च माध्यमिक विद्यालय, यानी विद्यालय का नाम लिखा जाता है। फिर किस स्कीम के अंतर्गत निकल रहा है तो सी स्कीम या कोई और स्कीम है, अपने विद्यालय के अलग अलग स्कीम है उसके अनुसार वो मुद्रण कार्य है वो करवाया जाता है। तो सी स्कीम फिर कहाँ से है? जयपुर से है या कि अपने जो स्थान का नाम, यानी किस वो विद्यालय है वो किस स्थान पर है अवस्थित है तो उस स्थान का नाम है वो लिखा जाता है। फिर उसके बाद में इधर लिखते हैं क्रमांक, पत्रांक कह सकते हैं, पत्र क्रमांक कह सकते हैं। क्यों? देखिए, कोई भी विद्यालय का जब किसी कार्यालय से कोई कार्य है, वो कोई सूचनाएं हैं, कोई पत्र है वो लिखा जाता है तो उसमें पत्रांक लिखा जाता है। ये पत्रांक क्यों लिखा जाता है मैंने पहले भी बताया था कि ये एक, मान लो उस पत्रांक का कोई जवाब नहीं आता, उस पत्र का कोई जवाब नहीं आता है तो ये प्रूफ रहता है कि हमारे पास इस नंबर का पत्रांक है वो आपको पहले भी भेजा जा चुका है। तो यहाँ पत्रांक है वो लिखा जाता है। पत्रांक जैसे मान लो लिख दिया
फिर इधर लिखते हैं दिनांक, जिस भी दिनांक को है वो पत्र है वो प्रकाशित किया जा रहा है वो दिनांक लिख दिया जाता है। फिर यहाँ से वो अपनी जो सूचना है, निविदा सूचना है, वो लिखी जाती है। जैसे विद्यालय की वार्षिक पत्रिका, पत्रिका का नाम जो भी है, कोई भी नाम हो सकता है। अपने विद्यालय की वार्षिक पत्रिका प्रतिभा अब किस सन में प्रकाशित करवा रहे हैं, आप 2019 की करवा रहे हैं, 2020 की करवा रहे हैं, तो वो सन यहाँ लिखा जाता है 2019-20। जैसे लिख दिया 2019-20 का प्रकाशन अब दिनांक लिखी जाती है कि किस दिनांक तक आपको इसका मुद्रण कार्य है वो करवाना है, प्रिंटिंग कार्य है वो करवाना है। किस दिनांक तक, 15 मई तक करवाना है, 15 जून तक करवाना है, या मान लो 22 जून 2020 तक आपको इस जो प्रतिभा पत्रिका है, वार्षिक पत्रिका निकलती है विद्यालय से, इसका मुद्रण कार्य करवाना है। तो 2019-20 की है ये प्रकाशन, 22 जून 2020 तक आपको इसका मुद्रण कार्य है वो करवाना है। तो करना है जिसके आवश्यक मुद्रण हेतु, जिसके मुद्रण हेतु समस्त अब जो भी मुद्रण का कार्य करते हैं उनके लिए, सबके लिए है ये कि प्रकाशन 22 जून 2020, जिसके मुद्रण हेतु समस्त मुद्रकों के समक्ष निविदाएं अब किस दिनांक तक आप निविदाएं हैं वो मंगवा रहे हैं। अब हमें ये कार्य 22 जून 2020 तक है वो मुद्रण कार्य करवाना है, तो इससे पहले ही हम मंगवाएंगे, है ना, तभी वो अब अपनी जो योजनाएं हैं वो साथ में लेके आएंगे कि इस तरह का हम मुद्रण कार्य है वो कर सकते हैं, ये हमारे पास प्रिंटर है, इस प्रकार कलरफुल कर सकते हैं, ये कर सकते हो। तो वो समक्ष निविदाएं हैं वो, जैसे मान लो 5 अप्रैल को 2020 तक सायंकाल, अब समय भी इसमें पूरा दिया होता है कि सायंकाल 5 बजे तक आमंत्रित है। अब ये सूचना दे दी कि विद्यालय की वार्षिक पत्रिका है प्रतिभा 2019-20 की है, उसका प्रकाशन 22 जून 2020, जिसके मुद्रण हेतु समस्त जो मुद्रक है उनके समक्ष निविदाएं 5 अप्रैल 2020 तक सायं 5 बजे तक आमंत्रित की जाती है। अब 5 बजे के बाद में अगर कोई अपना निविदाएं हैं वो प्रस्तुत करता है तो वो स्वीकृत नहीं की जाती है। तो उन्होंने समय दे दिया कि 5 अप्रैल 2020 तक सायं 5 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विलम्ब से प्राप्त, और यहाँ ये भी दिया जाता है कि विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। विचार नहीं किया जाएगा मतलब क्या हुआ कि उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा। यदि 5 अप्रैल 2020 तक शाम 5 बजे के बाद में अगर कोई निविदाएं आती है तो उन्हें स्वीकृत है वो नहीं किया जाता है। पत्रिका, अब पत्रिका है हमें किस प्रकार की छपवानी, किस साइज में छपवानी है, तो होने वाली पर विचार नहीं किया जाएगा। अब पत्रिका है उसकी साइज, मतलब आपको पत्रिका है वो किस साइज की छपवानी है, तो यहाँ साइज है वो दिया जाता है 20x30 की या जो भी है अपनी साइज की, और कितनी प्रतियां आपको छपवानी है, 3000 छपवानी है या 5000 छपवानी है या 8000 छपवानी है, तो उनकी संख्या। अब ये पूरी जानकारी है देंगे तभी मुद्रक है वो अपनी निविदाएं हैं वो प्रस्तुत करते हैं कि इस साइज की और इतनी प्रतियां संख्या में बढ़िया क्वालिटी की, बढ़िया क्वालिटी की, और पेज दिया जाता है कि इस प्रकार के पेज में है वो छपी हुई होनी चाहिए। बढ़िया क्वालिटी के मैन्युफैक्चर जो कागज है उस पर मुद्रित होनी चाहिए। तो अब तो वो अपना जो
टारगेट है वो निकाल कर आते हैं कि ये हमारे बजट के अंदर आता है कि नहीं आता है, तभी वो अपनी जो निविदाएं हैं, मुद्रक है, वो प्रस्तुत कर पाते हैं। और कहते हैं कि पत्रिका के सामग्री के 64 पृष्ठ और 20 पृष्ठ अंदर बहुरंगी चित्रों के होने चाहिए। ये भी दिया जाता है कि इतने पृष्ठ से इतने पृष्ठ तक है वो बहुरंगी चित्र भी उसमें शामिल है। ऐसा नहीं है कि केवल मुद्रित है, उसमें बहुरंगी यानी कि विभिन्न रंगों से बने हुए चित्र भी शामिल किए जाते हैं। निविदा स्वीकृति के बाद पत्रिका 20 दिन में मुद्रित हो जानी चाहिए, मुद्रित करके देना आवश्यक होगा। अब निविदाएं जब आपकी स्वीकृत कर ली जाती है, जिस मुद्रक की निविदाएं हैं वो स्वीकृत हो जाती है, जिसे कार्य देने के लिए स्वीकृति मिल जाती है, तो उसे अपनी जो पत्रिका का मुद्रण कार्य है वो 20 दिन के अंदर अंदर स्वीकृत पूरा करके देना होता है। इसके मुद्रण, कागज, आर्ट पेपर, कार्ड शीट, बाइंडिंग आदि पर होने वाले व्यय का विवरण देना है। अब आप को कि हम ये हमारे खर्चा आने वाला, इन सब का जो व्यय है वो देते, व्यय का विवरण है वो देते हुए निविदा है वो प्रस्तुत करें। इस प्रकार की सूचना है वो मुद्रकों को दी जाती है। यदि आपके यहाँ से पूर्व प्रकाशित, अगर आपने यहाँ कभी पहले पूर्व प्रकाशित कोई पत्रिका निकाली है तो उसकी प्रतिलिपि भी हमें भेज सकते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि आपका मुद्रण कार्य है वो कैसा है ना। क्या आप जो मुद्रित कार्य करते हैं, कैसी वो पत्रिकाएं निकालते हैं, तो उनका कार्य है वो कैसा है। तो आप पहले प्रकाशित कोई पत्रिका है वो भी आप भेज सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए विद्यालय कार्यालय संपर्क। और अगर आपको कोई और जानकारी लेनी है कि मान लो आपके कोई बात यहाँ समझ में नहीं आई है कि किस साइज की करवानी है, कितनी करवानी है, रंगीन पृष्ठ कितने देने हैं, कवर है वो पहला फर्स्ट पेज है वो कैसा होना चाहिए, लास्ट पेज है वो कैसा होना चाहिए, बीच में है वो बाइंडिंग किस तरह से की जानी चाहिए, इसके बारे में भी अगर आपके मन में कोई संशय हो तो आप किससे संपर्क करें? कार्यालय से। कौन से कार्यालय से? महावीर दिगंबर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो कार्यालय है, यहाँ पर आप संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। कागज, आर्ट पेपर और कार्ड शीट के नमूने भी संलग्न करें। अगर आप अपनी निविदाएं प्रस्तुत करें तो आपके पास किस तरह के कागज है, किस तरह के आपके पास कार्ड है, किस तरह के आपके पास कार्ड शीट है, तो उनके नमूने भी आप भेज सकते हैं कि हमारे पास इस तरह के कागज है, इस तरह के कार्ड है, इस तरह के हमारे पास कलरफुल है, हम जो कागज है उनका उपयोग भी करते हैं। तो उनका जो नमूना है वो भी अपनी निविदाओं के साथ संलग्न कर सकते हैं। फिर अंत में यहाँ क्या करते हैं, वो जो प्रधानाचार्य है वो अपना नाम लिखते हैं, हस्ताक्षर करते हैं और अपने कार्यालय का नाम भी लिखते हैं, श्री महावीर दिगंबर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर। इस तरह से ये पत्र को है वो जो निविदाएं हैं उसे पूरा किया जाता है। तो ये इसका देखिए एक साथ जब ये अखबार में प्रकाशित होती है तो एक साथ इससे संबंधित अब मुद्रण का कार्य इनको करवाना है ना। जो अपनी प्रतिभा जो पत्रिका है उसका मुद्रण कार्य करवाना है, तो इससे संबंधित मुद्रण कार्य करने वाले जितने भी मुद्रक होते हैं उनको एक साथ ये सूचना है वो पहुंच जाती है, ठीक है ना। इसका सीधा सीधा लाभ होता है कि एक साथ इस सबको सूचनाएं मिल जाती है और जो इस संबंधित कार्य को कर सकने लायक होते हैं और सक्षम होते हैं वो अपनी निविदाएं हैं वो इस कार्यालय में प्रस्तुत करते हैं। फिर उनमें से सिलेक्ट करते हैं, कार्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं वो सिलेक्ट करते हैं कि किसे है वो स्वीकृति दी जाती है, फिर आगे की जानकारी है वो कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये निविदा है वो पूरी होती है। दूसरा आता है शासनादेश। ये भी सरकारी पत्र होता है। ठीक है ना, शासनादेश होता है। जैसे इसका प्रारूप क्या होता है कि मान लो विद्यालय शिक्षा निदेशक की ओर, किसी विद्यालय के जो शिक्षा निदेशक है उनकी ओर से एक शासनादेश का प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें सभी विद्यालयों के व्यायाम शिक्षकों का विवरण भेजने का निर्देश दिया गया हो। यानी कि शिक्षा निदेशक, किसी विद्यालय के जो शिक्षा निदेशक हैं उनके द्वारा ऐसा शासनादेश का प्रारूप तैयार करना है जिसमें सभी जो विद्यालय हैं सभी विद्यालयों के व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति का विवरण देना होता है, ब्यौरा है वो भेजना होता है। तो कैसे लिखते हैं देखिए, इसमें पहले आता है प्रेषक। प्रेषक मतलब पत्र को लिखने वाला, पत्र को भेजने वाला होता है।
अब देखो किसके द्वारा भेजा गया, मैंने बताया विद्यालय शिक्षा निदेशक की ओर से। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, विद्यालय शिक्षा निदेशक। एग्जाम में आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा दिया हुआ आता है कि विद्यालय शिक्षा निदेशक की ओर से शासनादेश का ऐसा प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें सभी विद्यालयों के जो व्यायाम शिक्षक है उनकी नियुक्ति का विवरण है वो दिया गया हो। तो इस तरह से दिया होगा तो आपको साफ पता चल जाता है कि प्रेषक यहाँ कौन है, यानी किसके द्वारा पत्र है वो लिखा जाना है, प्रारूप है वो तैयार, शासनादेश का प्रारूप है वो तैयार करवाना है। तो इसमें विद्यालय शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, शिक्षा निदेशालय राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, यहाँ भी कोमा आता है, यहाँ भी कोमा आता है, बीकानेर, यहाँ फुल स्टॉप आता है। फिर आता है प्रेषिति। प्रेषिति मतलब किसे पत्र भेज रहे हैं, ठीक है ना, यानी प्राप्त, इसे प्रापक भी कहते हैं, प्राप्त करने वाला है ना, प्रापक भी कहते हैं। प्रेषित यानी जिसे हमें भेज रहे समस्त प्रधानाचार्य। अब देखो ये सूचना किसी एक व्यक्ति के लिए तो है नहीं, कोई निजी पत्र तो है नहीं है, तो समस्त प्रधानाचार्य, संबंधित जो समस्त विभाग होते हैं ऐसा भी हो सकता है, तो समस्त प्रधानाचार्य। अब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजस्थान। अब राजस्थान के जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उनको ये पत्र है वो शासनादेश है वो भेजा जा रहा है, यानी कि ये सरकारी पत्र हो गया। सरकार के द्वारा जो राजस्थान के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उनमें व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति, कहाँ कहाँ पर खेल कूद का आयोजन होता है, कहाँ कहाँ पर व्यायाम शिक्षक है या नहीं है, कितने पद है वो रिक्त है, इन सब की जानकारी इस पत्र के माध्यम से हो जाती है। कि ये सूचना भेजी जाती है कि विद्यालय शिक्षा निदेशक के द्वारा, शिक्षा निदेशालय राजस्थान सरकार के द्वारा ये भेजी जा रही है। किसको भेजी जा रही है, समस्त प्रधानाचार्य को, जितने भी सरकारी स्कूल है उनके जो समस्त प्रधानाचार्य है उन्हें भेजी जा रही है। तो इसलिए यहाँ समस्त प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजस्थान। फिर यहाँ आता है पत्रांक। देखिए अब सरकारी पत्र है तो पत्रांक है वो लिखा जाता है, पत्रांक कि कितने नंबर का ये पत्र है वो पत्रांक लिखा जाता है। शिक्षा निदेशालय, इन्हें शॉर्ट में लिख देते हैं। अब देखिए किसके द्वारा भेजा जा रहा है ये पत्र, शिक्षा निदेशालय के द्वारा। तो यहाँ शॉर्ट में लिखा है सीनी का मतलब क्या हुआ, शिक्षा निदेशालय, ठीक है ना, शिक्षा निदेशालय। फिर यहाँ पत्र क्रमांक जैसे मान लो 1538 है या जो भी है। अब ये शासनादेश है, शासनादेश है तो यहाँ शॉर्ट में इसको शासनादेश लिखा है कि शिक्षा निदेशालय के द्वारा पत्र भेजा जा रहा है, इतना नंबर का पत्र क्रमांक है। और ये पत्र का कौन सा प्रारूप है, कौन सा प्रारूप है, शासनादेश लिख रहे हैं हम। तो यहाँ लिख दिया शासनादेश। और सन कौन सा है, 2019-20 का लिख रहे हैं या 2017-18 का है या 2014-15 का है, जो भी है वो लिख दिया जाता है। फिर इधर दिनांक लगाई जाती है, जैसे मान लो लगा दिया 26 सितंबर 2019, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया, दिनांक लगा दी, दिनांक करके लगा दिया। फिर यहाँ महोदय का संबोधन होता है। अब देखिए कई ऐसे पत्र होते हैं जिनमें ये महोदय का संबोधन नहीं होता है, जैसे परिपत्र हम लिखेंगे है ना, ये विज्ञप्ति वगैरह आती है उनमें महोदय इनका संबोधन है वो नहीं होता है। तो ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। शासनादेश जो लिखा जाता है तो उसमें महोदय का संबोधन होता है, क्योंकि ये पत्र है वो किसे भेजा जा रहा है, समस्त प्रधानाचार्यों को भेजा जा रहा है। जो सरकारी स्कूल के सारे प्रधानाचार्य, सरकारी जितने भी स्कूल है राजस्थान के, उन उच्च माध्यमिक विद्यालय है उनके प्रधानाचार्य जी को भेजा जा रहा है। तो यहाँ महोदय का संबोधन है वो होता है। फिर अब यहाँ लिखा जाता है सूचना का अधिकार के अंतर्गत। अब देखो सूचना का अधिकार होता है, सूचना का अधिकार है वो सभी को लिए होता है। अगर हमें किसी विभाग से कोई सूचना लेनी होती है तो हमें सूचना का अधिकार मिला हुआ है। तो यहाँ लिखते हैं कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत यह जानकारी चाही गई है कि, अब देखिए इस यहाँ क्या लिखना होता है कि हमें भाई उन्होंने
पत्र का प्रारूप यानी किस विषय पर लिखा गया है कि सरकारी स्कूलों में कितने व्यायाम के जो शिक्षक है उनका ब्यौरा मांगा है, उनका विवरण मांगा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत यह जानकारी चाही गई है कि राजस्थान राज्य में इस समय जितने भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजस्थान राज्य में इस समय जितने भी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें कहाँ कहाँ पर व्यायाम एवं खेल कूद की सुविधाएं हैं। अब हमें इसी के लिए तो सूचना मांग रहे हैं हम, तो वो ब्यौरा हम इस मध्य भाग में है वो देते हैं कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत यह सूचना चाही गई है कि राजस्थान राज्य में इस समय जितने भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें कहाँ कहाँ पर व्यायाम एवं खेल कूद की व्यवस्था है। नियमित व्यायाम शिक्षक नियुक्त हुए, यानी खेल कूद और व्यायाम करवाने के निमित्त कितने व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति हुई है या नहीं हुई, कितने पद अभी खाली पड़े हैं, रिक्त पड़े हैं। शिक्षा निदेशालय के पास इसका पूरा विवरण नहीं है। अब शिक्षा निदेशालय इसके पास इसका पूरा विवरण नहीं है, इसीलिए तो ये शासनादेश है वो लिखा गया है, ठीक है ना। इसलिए ये सरकारी पत्र है वो लिखा गया है, तो इसका विवरण नहीं है, इसलिए इसका पूरा विवरण पत्र सांख्यिकी भौतिक सत्यापन के साथ यथाशीघ्र निदेशालय को भेजा जाए। तो इसलिए आप सभी प्रधानाचार्य जी से ऐसा अनुरोध किया गया है कि समस्त प्रधानाचार्य है उच्च माध्यमिक विद्यालय है राजस्थान में जितने, उन सबको अनुरोध किया गया है कि आप अपने विद्यालय की जो सांख्यिकी यानी कि संख्या के आधार पर के भौतिक सत्यापन के साथ कि इतने है इतने नहीं है यथाशीघ्र निदेशालय को भेजने की कार्यवाही है वो करे। फिर यहाँ लिखते हैं अंत में बहुदीय लिखते हैं, ये सब जगह नहीं लिखा जाता है। देखिए महोदय आता है, बहुदीय ये सब जगह नहीं आता है। तो बहुदीय फिर अपने हस्ताक्षर किया करते हैं शिक्षा निदेशालय के द्वारा। निदेशक होते हैं शिक्षा निदेशालय के जो निदेशक होते हैं वो अपने हस्ताक्षर करते हैं विद्यालय शिक्षा निदेशालय करके, और अपना इस पत्र को समाप्त किया जाता है। इस सरकारी जो ये पत्र है शासनादेश है इसे पूरा किया जाता है। इस प्रकार से ये पूरा होता है। इसके बाद में अपना आता है अगला विज्ञप्ति। विज्ञप्ति कभी आपने सुना होगा कि समाचार पत्र में विज्ञप्ति आई है, विज्ञप्ति है वो छपी गई है, तो विज्ञप्ति होती है। अब देखिए ये जो हमने अभी शासनादेश देखा था, तो ये राजस्थान के जितने भी उच्च माध्यमिक विद्यालय उनको एक साथ है वो ये सूचना मिल जाती है, तो अखबार के माध्यम से उन्हें एक साथ है वो सूचना मिल गई। तो सारे विद्यालय जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उनके सारे प्रधानाचार्य जी है वो इस कार्यवाही में लग जाते हैं, ठीक है ना। तो एक साथ सूचना है वो मिल जाती है। ऐसे एक एक को पत्र लिखने में बहुत अधिक समय लगता है और समय है वो व्यय होता है, तो इसलिए अखबारों में जब छपती है तो एक साथ ये सूचना है वो भिजवा दी जाती है। अब देखो विज्ञप्ति क्या होती है। विज्ञप्ति जैसे मान लो एक टॉपिक दिया जाता है, किस विषय पर आपको विज्ञप्ति का प्रारूप है वो लिखना है, तो पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा जयपुर नगर की ओर से लावारिस वाहनों के निस्तारण हेतु एक विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार करना है। देखिए विषय को आपको सबसे पहले ऐसी इस प्रकार की जो पत्र आते हैं तो उसमें किस प्रकार का पत्र है वो लिखवाया गया उससे आपको समझने की आवश्यकता होती है कि लिखना किस तरह का है, किस प्रकार का प्रारूप है और किस विषय पर लिखना है ये जानकारी। तो पुलिस अधीक्षक जयपुर नगर के जो पुलिस अधीक्षक है अपराध शाखा के जो पुलिस अधीक्षक है उनकी ओर से जयपुर नगर की ओर से, अब अपराध शाखा के पुलिस अधीक्षक है कहाँ के, जयपुर नगर के हैं, तो उनके ओर से जो लावारिस वाहन होते हैं, अब लावारिस वाहन होते हैं जो इधर उधर पड़े हुए मिल जाते हैं जिनका कोई मालिकाना हक करने वाला नहीं होता है, अब वो एक इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उनका क्या करें, लावारिस है क्योंकि उनका कोई मालिक नहीं होता है, लावारिस है वो, तो ऐसे वाहनों का निस्तारण करती है। फिर इनकी है ना एक ऐसी सूचनाएं हैं वो सार्वजनिक बोली लगाई जाती है, और किसी को मान लो इस लावारिस वाहन के बारे में कोई जानकारी लेनी है कि ये लावारिस वाहन आपको कहाँ मिला, क्या मिला, कैसे मिला, किस स्थिति में मिला था, तो वो जानकारी भी है वो संबंधित विभाग से है वो ले सकते हैं। तो इसके लिए विज्ञप्ति है वो अखबार में छपवाई जाती है। जैसे मान लो लिखा है विज्ञप्ति कार्यालय पुलिस अधीक्षक, अब देखो किसके द्वारा था, पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा जयपुर नगर की ओर से, ठीक है ना। जयपुर नगर है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लावारिस वाहन है वो इकट्ठे हो गए, अब इनका क्या करें, उनका निस्तारण तो करना होगा ना। तो ये
करने के लिए कार्यालय पुलिस अधीक्षक। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखा जाता है, संबंधित विभाग का नाम लिखा जाता है, कार्यालय पुलिस, कार्यालय पुलिस अधीक्षक। अब किस शाखा से थे, अपराध शाखा से। अब देखिए अपराध शाखा के अंतर्गत आते हैं कि कई ऐसे होते हैं जो चोर उचक्के होते हैं, लुटेरे होते हैं, वाहनों को लूट लेते हैं, चोर लेते हैं, चोर के फिर उनका गलत उपयोग है वो करते हैं। तो जब वो पकड़े जाते हैं तो वो सब कहाँ जमा हो जाते हैं, थाने में जमा हो जाते हैं। तो इतने वाहनों का क्या करे, फिर वो लावारिस वाहन है, उनका मालिकाना हक भी नहीं पता होता है, तो उन वाहनों का क्या करे। तो कार्यालय पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा के द्वारा ये विज्ञप्ति है वो निकाली जाती है, इसमें अखबार में दी जाती है। नगर व्रत जयपुर। अब कहाँ से है ये, नगर व्रत जयपुर, जयपुर से वहां को आया है। और अब यहां लिखा जाता है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, अब देखिए सर्वसाधारण यानी कि सभी को, सभी के लिए है ये सूचना दी जाती है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पुलिस थाना श्यामनगर, अब जयपुर के कई इलाके आते हैं ना, श्यामनगर है, रामनगर है, जो भी आते हैं, तो सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पुलिस थाना श्यामनगर पुलिस थाना श्यामनगर जयपुर में दाखिल मोटर वाहन अधिनियम, श्यामनगर जयपुर में दाखिल मोटर वाहन अधिनियम, व अब मोटर वाहन अधिनियम भी बना हुआ है ना। मोटर वाहन अधिनियम के तहत लावारिस रूप में स्थित वाहनों का निस्तारण, कि अब मोटर अधिनियम जो जानकारी के अंतर्गत है, जिन मोटर वाहनों को उन्होंने सीज कर लिया है, पुलिस वालों ने पकड़ के अपने थाने में सीज कर लिया है, रखे हुए हैं, तो उनका निस्तारण करने होते हैं। लावारिस रूप से जो वाहन है उनका निस्तारण करने के लिए दिनांक, अब जो भी दिनांक होती है कि जैसे है दिनांक 20 अक्टूबर 2019 को, है ना, पीछे जो चली गई 20 अक्टूबर 2019 को प्रातः 10 बजे से सार्वजनिक बोली लगाई जाएगी। यानी कि जो लावारिस वाहन मिले हुए हैं, जिनको उन्होंने सीज कर लिया है, जिनका कोई मालिकाना हक करने वाला नहीं आता है, कोई नहीं आता, और वो लावारिस रूप से बहुत समय से खड़े रहते हैं, तो उनका निशान करना है, तो उनकी सार्वजनिक बोली है वो लगाई जाती है। तो दिनांक दी जाती है किस तारीख को, कितने बजे से कितने बजे तक, यानी कि दिनांक जैसे 24 अक्टूबर को दे दी या 24 अक्टूबर 2019 को सुबह 10 बजे से सार्वजनिक बोली द्वारा उनका निस्तारण है वो किया जाएगा। इस लावारिस वाहनों से संबंधित जो भी जानकारी, अगर मान लो कोई इन लावारिस वाहनों से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहता है, अब मान लो कोई उनका खरीदार आ गया या कोई जानकारी लेना चाहता है कि ये वाहन आपको कहाँ मिला, किस रूप में मिला, किस स्थिति में था, क्या था, कैसे था, तो इसकी जो जानकारी है कोई व्यक्ति अगर प्राप्त करना चाहता है तो वह थाना श्यामनगर अजमेर रोड से प्राप्त कर सकता है। जो थाना है कहाँ का है, श्यामनगर से निकल रही है ना, तो थाना श्यामनगर पर जाकर इसकी जानकारी है वो ले सकता है। तो ये एकदम शॉर्ट रूप में होती है। बहुत ऐसे इसमें देखो जो ये सरकारी पत्र होते हैं, विज्ञप्तियां होती है, ज्ञापन होता है, विज्ञापन निकलते हैं, तो इनकी जो भाषा है वो बड़ी नपीतुली होती है। इसमें कुछ भी फालतू की बातें नहीं होती है, बस सीधा सीधा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पुलिस थाना श्यामनगर जयपुर में जो दाखिल या लावारिस वाहन है उसका निशान करने है, तो इतने तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक है वो सार्वजनिक बोली लगाई जाएगी। कोई अगर साधारण व्यक्ति है जो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वो कार्यालय में आकर अपने इससे सूचना है वो प्राप्त कर सकता है। यानी कि बिल्कुल नपे तुले शब्दों में और बिल्कुल शॉर्ट में है वो दिया जाता है। जैसे हम अपने व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं तो उसमें अपनी बातें हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल कुछ फालतू की बातें हैं वो निरर्थक बातें बिल्कुल नहीं लिखी जाती है। विषय से संबंधित जितनी बातें होती है बिल्कुल शॉर्ट रूप में, संक्षिप्त रूप में है वो लिखी जाती है। फिर यहाँ पर अंत में बहुदीय लिखा जाता है, बहुदीय, और फिर यहाँ हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। और पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा अपने जो पद का नाम है, अपने जो कार्यालय का नाम है वो भी यहाँ दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो विज्ञप्ति है उसका प्रारूप हो जाता है।
अब ऐसे ही मान लो और विज्ञप्ति हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा सचिव की ओर से एक विज्ञप्ति का प्रारूप कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के जो सचिव है उनकी ओर से एक विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार करना है ना, जिसमें बोर्ड द्वारा प्रकाशित पुस्तकों कि बोर्ड ने कुछ पुस्तकें प्रकाशित की है। अब वो पुस्तकें तो प्रकाशित कर दी, लेकिन उनको विक्रय करने वाला भी तो होना चाहिए। उनको बेचे कैसे, किनको दें, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं कि हर किसी को दे दिया ले तू बेच दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उन प्रकाशित पुस्तकों के विक्रय हेतु पुस्तक जो विक्रेताओं हैं, पुस्तक विक्रेताओं द्वारा पंजीकरण कराने के हेतु है वो विज्ञप्ति दी जाती है। तो इसमें भी क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ देखो जो कार्यालय पुलिस अधीक्षक था, इसकी जगह है वो प्रेषक है वो कौन है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर सचिव वो है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर सचिव के द्वारा है वो, तो यहाँ वो लिख दिया जाएगा। और किनको दे दिया जा रहा है कि प्रकाशित पुस्तकों के विक्रय हेतु पुस्तक विक्रेताओं को, तो वहाँ प्रेषित में पुस्तक विक्रेताओं, संबंधित पुस्तक विक्रेताओं हैं उनको संबोधन कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में अपनी बात है वो लिख दी जाती है कि राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड ने कुछ पुस्तकें हैं वो प्रकाशित की है, उनका में जो विक्रय है वो करवाना है, तो संबंधित जो पुस्तक विक्रेता है वो आकर जानकारी है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से अपनी वो विज्ञप्ति है वो दी जाती है, शॉर्ट रूप में दी जाती है। अधिसूचना क्या होती है, अधिसूचना सरकार के गजट या राजपत्र में। अब सरकारी जो गजट होते हैं, सरकार का जो राजपत्र होता है, इन्हें सरकारी पत्र भी कहते हैं, में जो सूचना छपती है। अब सरकार का जो गजट होता है, उनका राजपत्र होता है, उसमें सूचना छपती है, उसे अधिसूचना कहते हैं। और इसका प्रकाशन है बाद में अखबारों में करवा दिया जाता है, न्यूज़पेपर में प्रकाशित करवा दिया जाता है। क्यों करवाया जाता है, आम जन तक पहुंचाने के लिए। आम जन है, सरकारी कार्यालय है, या संबंधित व्यक्ति है, या संबंधित अधिकारी है, या कर्मचारी है, उन तक वो सूचना उन्हें देनी होती है। तो वो एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों को जब ये सूचना दी जाती है तो वो क्या कहलाती है, अधिसूचना कहते हैं। इसमें यहाँ ध्यान रखना है कि देखो वहाँ अब संबोधन हो रहा था ना महोदय, लेकिन अधिसूचना में संबोधन नहीं होता है, अन्य पुरुष शैली में ही ये लिखा जाता है। और अन्य पुरुष शैली में ये लिखी जाती है। जैसे मान लो एक देखते हैं, विद्युत वितरण के संबंध में अधिशासी अभियंता जयपुर वृत्त की ओर से एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। अब देखो विद्युत वितरण के संबंध में, अब लाइट बिजली है जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण तत्व है, महत्वपूर्ण भाग है। तो विद्युत वितरण के संबंध में अब कभी पूरे दिन तक लाइटें नहीं आती है, तो जो महानगर होते हैं, बड़े बड़े नगर होते हैं, तो उनमें ये पहले ही ये अधिसूचना है वो निकलवा दी जाती है कि इतने तारीख को इतने बजे से लेके इतने बजे तक विद्युत का जो ये आवागमन है वो रोक दिया जा रहा है। आपके विद्युत है वो सूचित कर दिया जाता है कि जयपुर क्षेत्र में है वो इतने बजे से इतने बजे तक किस क्षेत्र में है नई लाइनें डालने का कार्य चल रहा है, इसलिए जो विद्युत की सप्लाई है उसे बंद कर दिया जाता है। तो ये सूचना अधिसूचना है वो पहले ही निकाल दी जाती है ताकि जनता में हड़कंप न मचे, है ना। परेशान हो जाती है, 1 घंटे लाइट नहीं आए तो जनता परेशान हो जाती है, फोन पे फोन लगने लग जाते हैं। तो ये अधिसूचना निकाल के पहले ही जन साधारण को, संबंधित जो कार्यालय होते हैं उनको सूचना दे दी जाती है। तो देखिए जो अब क्या है, विद्युत वितरण के संबंध में अधिशासी जो अभियंता है, विद्युत अभियंता है, उसके द्वारा जयपुर वृत्त की ओर से एक अधिसूचना का प्रारूप तैयार करना है। तो उसमें पहले लिखते हैं यहाँ राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार के द्वारा है वो अधिसूचना है वो जारी की जा रही है। विद्युत विभाग है, अब विभाग का नाम विद्युत विभाग प्रथम वृत्त जयपुर, जयपुर की ओर से है। फिर यहाँ वही अब ये देखिए सरकारी जितने भी काम होते हैं उसमें पत्र क्रमांक है वो लिखा जाता है, वही पत्रांक या पत्र क्रमांक जो भी है। अब देखिए ये VJ का मतलब क्या हुआ, VJ विद्युत विभाग के द्वारा लिखा जा रहा है। तो विद्युत विभाग और कहाँ से है ये,
जयपुर से, तो जय का मतलब जयपुर, विद्युत विभाग जयपुर, है ना। शॉर्ट में लिखते हैं पत्रांक के साथ, ये पत्रांक लिख दिया, इतने नंबर का ये पत्र है और विद्युत विभाग जयपुर की ओर से है, जयपुर की ओर से है। फिर यहाँ लिखा जाता है दिनांक, जिस भी दिनांक को ये अधिसूचना है वो जारी की जाती है, वो दिनांक। फिर यहाँ लिखा जाता है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जयपुर क्षेत्र से प्राप्त वृत्त में प्रातः 9 बजे से। अब देखिए किन किन क्षेत्र में, तो वहां इन क्षेत्रों के नाम लिख दिए जाते हैं कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जयपुर क्षेत्र के अंतर्गत जो जो क्षेत्र आते हैं, यानी किन किन क्षेत्रों में जो विद्युत है उसका वो आवागमन है वो रोका जा रहा है, तो उन क्षेत्रों के नाम है यहाँ लिख दिया जाता है कि इन क्षेत्रों में, यानी किस किन जगह पर। पूरे जयपुर में तो बंद नहीं कर सकते, पूरे एक साथ है, एक जगह को साथ लेकर नहीं से, तो जिन जिन क्षेत्रों में ये विद्युत है उसकी सप्लाई रोकी जा रही है उन क्षेत्रों के नाम है वो लिख दिए जाते हैं। जैसे जमुआ रामगढ़ है, सीताराम प्रकाश है, आमेर रोड है, या से संबंधित, या कोई कार्यालय में, या किसी कार्यालय में भी इसका किसी कार्यालय में कोई विद्युत से संबंधित निर्माण कार्य चल रहा है या कोई नई लाइनें डाली जा रही है, तो वहां भी उसी कार्यालय का नाम भी है वो दिया जाता है। तो और कितने बजे से, प्रातः 9 बजे से लेकर साढ़े 6 बजे तक आमेर, जमुआ रामगढ़, सीताराम प्रकाश तथा अन्य जो आसपास के क्षेत्र है उसमें नई लाइनें डालने का या मरम्मत कार्य है वो करवाया जा रहा है। इस कारण से विद्युत वितरण है उसका आवागमन है वो रोका जा रहा है। और ये भी दिया जाता है कि कब तक है वो वापस शुरू कर दिया जाएगा, तो 6 बजे के बाद में है विद्युत का जो सप्लाई है वो पुनः शुरू कर दी जाएगी। इस तरह से फिर अपना जो ये हस्ताक्षर है वो करते हैं। कौन करता है हस्ताक्षर? विद्युत विभाग का जो अधीक्षक होता है वो अपने हस्ताक्षर करता है, अपने जो विभाग का नाम है वो लिखता है और इस तरह से अधिसूचना को पूरा किया जाता है। अब परिपत्र आता है। परिपत्र है वो किसे कहते हैं? परिपत्र है उसका क्या उद्देश्य रहता है, क्यों लिखे जाते हैं? तो परिपत्र जब एक ही पत्र है या एक ही सूचना है, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश अथवा स्मरण पत्र बहुत से विभागीय अधिकारियों को, एक ही पत्र है एक ही सूचना है, तब बहुत से विभागों को, विभागीय अधिकारियों या व्यक्तियों अथवा विशेषज्ञों को एक साथ भेजना होता है, एक साथ देना होता है, तब ये परिपत्र कहलाते हैं। जब पत्रों को विषय वस्तु एक हो, उनका प्रेषक भी एक हो, यानी विषय वस्तु भी एक है, किस विषय पर लिखा जा रहा है, भेजने वाला भी एक है, लेकिन अनेक व्यक्तियों को भेजना है, अनेक कार्यालयों को भेजना है, अनेक व्यक्तियों को भेजना है, अथवा प्रेषित एक से अधिक हो, यानी प्राप्त करने वाला एक से अधिक हो, तब वे परिपत्र कहलाते हैं। जैसे मान लो सचिव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, विश्वविद्यालयों में अनुदान देने वाला आयोग है ना, उसका जो सचिव है बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली, वहाँ इसका जो विभाग है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विभाग है, कहाँ पर? बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली में इसका विभाग है। उसके द्वारा एक परिपत्र का प्रारूप तैयार करना है। अब किस विषय पर तैयार करना है? प्रारूप तो तैयार करना है परिपत्र का, लेकिन किस विषय पर? जिसमें ज्ञान के संवर्धन या अनुरक्षण, ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो शोध कार्य करने वाले होते हैं। अब शोध कार्य करने वाले बहुत होते हैं, बहुत ही ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हैं, तो कहते हैं कि शोध कार्य करने के जो इच्छुक होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, उनको 10 से 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि स्वीकार किए जाने, यानी कि अपने जो ज्ञान के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, कोई और शोध कार्य करना चाहते हैं, या उनके पास शिक्षा को लेकर कोई या ज्ञान का रक्षण करने के लिए कुछ योजनाएं हैं, तो उन सबको वो शोध कार्य करना चाहते हैं, जांच कार्य करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।
अब किसके द्वारा, अनुदान आयोग के द्वारा लिखनी थी, तो अनुदान दिया जाता है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है कि आपको 10 से 15,000 रुपये या 15 से 20,000 रुपये है वो दिए जाते हैं, ताकि आप अपने जांच कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके। तो इसके संबंधित एक परिपत्र है, उसको तैयार करना, उसका प्रारूप लिखना है। तो उसमें देखिए अब किसके द्वारा था, तो सबसे पहले लिखा जाता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली, बहादुर शाह मार्ग जफर नई दिल्ली। फिर वही पत्रांक लिखा जाता है, पत्र संख्या है, ठीक है ना, यहाँ पत्रांक लिख दिया जाता है, इधर दिनांक लिख दी जाती है, जो भी दिनांक है। फिर परिपत्र, फिर यहाँ लिखा जाता है कि सभी राजकीय अराजकीय महाविद्यालयों में जो कार्यरत अध्यापक है, प्राध्यापक है, व्याख्याता है, प्राचार्य है, प्रधानाध्यापक है, उन या पुस्तकालय अध्यक्ष है या व्यायाम शिक्षक है, उन सबको ये सूचना दी जाती है या सूचित किया जाता है कि आयोग ने शोध कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए, किस आयोग ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शोध कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है वो शुरू की है, ज्ञान सोपान, या जो भी योजना का नाम होता है एक महत्वाकांक्षी योजना है, ज्ञान सोपान है, वो प्रारंभ की है। इस योजना के अनुसार जो भी PhD किए हुए हैं, MD के लिए कार्य करने वालों के अतिरिक्त जो अपने अपने विशिष्ट क्षेत्रों में ज्ञान का संवर्धन करना चाहते हैं, अनुरक्षण करना चाहते हैं, तो उनके शोध कार्य के लिए उन्हें 10 से 15,000 की प्रोत्साहन राशि है वो स्वीकार की जाएगी। तो जो भी इच्छुक है, जो भी शोध कार्य करने के जो इच्छुक है, वो 31 मार्च या जो भी दिनांक तक ये जो परिपत्र की वापिस सूचनाएं हैं वो मंगवाई जाती है कि 31 मार्च 2019 तक अपने शोध क्षेत्र का सारांश 3 प्रतियों में आयोग के सचिव के पास प्रस्तुत करें। आयोग का जो सचिव है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो सचिव है, उसके समक्ष अपनी जो बात है वो रखे, किसके माध्यम से, लिखित रूप में, सारांश रूप में, सारांश मतलब छोटे रूप में लिखना, विस्तृत रूप में नहीं, छोटे रूप में, सारांश रूप में 3 प्रतियों में आयोग के समक्ष है वो प्रस्तुत करे। इस प्रकार से फिर यहाँ हस्ताक्षर करता है, कौन हस्ताक्षर करेगा, सचिव, किस विभाग का सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके द्वारा ही तो ये परिपत्र है वो लिखा जा रहा है। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो सचिव है वो अपने हस्ताक्षर करता है और अपना जो आयोग है उसका नाम भी यहाँ अंकित करता है। इस प्रकार से परिपत्र है वो पूरा होता है। तो ये कुछ पत्रों के प्रकार थे जो प्रशासनिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं, इसकी जानकारी मैंने दी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे पत्र है वो बच जाते हैं जो और भी हाई लेवल की होती हैं, वो बोर्ड एग्जाम के लिए इतने उपयोगी नहीं होते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े एग्जाम देते हैं, प्रतियोगिताएं परीक्षाएं देते हैं, उनके लिए वो उपयोगी है। तो यहाँ मैंने कुछ पत्रों की आपको जानकारी दी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो फिर मैं आपको फिर कभी आगे कक्षा लूँगी, उसमें और अच्छे से समझाऊंगी। तब तक के अब मैं आपको विदा लेती हूँ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलूंगी। धन्यवाद, शुभ दिन।